आपको जलवायु जो कल अध्याय शुरू किया था इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे वायु दाब एवं पवन। वायु दाब यानी पवन एवं वायु दाब के ही उससे जो है मौसम में अंतर आता है। जो भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं यानी जो जलवायु और मौसम की जो अवस्थाएं हैं वो वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें यानी जो वायु का दाब होता है और धरातल में जो पवनों की स्थिति होती है उससे मौसम बनता है। और ऊपरी वायु परिसंचरण, ऊपर की जो हवाएं हैं उनके चलने की गति। और तीसरा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की जो हवाएं हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इन हवाओं से, इन पवनों से और वायु के दाब से मौसम की अवस्थाएं बनती हैं। और वो जो लंबी अवस्थाएं एक जैसी स्थिति में रहती हैं लंबे समय तक, वो ही जलवायु कहलाती हैं। ये मैंने कल भी समझाया था। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। हमारा भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है और ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं ये पवनें। ये दक्षिण की ओर बहती हैं और कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। यानी अधिक वायु दाब से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। और सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं। तो नमी की कमी, स्थल में तो नमी की कमी होती है, समुद्र में नमी ज़्यादा होती है, समुद्र के ऊपरी हिस्से में। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती और इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए। वैसे तो शुष्क क्षेत्र होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। आइए, ऐसा क्यों नहीं है, आइए हम देखें। कोरियालिस बल का मतलब समझें। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जो घूर्णन है उसके वजह से जो है आभासी जो बल होता है उसी को कोरियालिस बल कहते हैं। और इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं और इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तो देखिए, भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में, मतलब हमारे यहाँ वैसे तो शुष्क मौसम होना चाहिए लेकिन फिर भी वर्षा होती है, उसका कारण समझना है। तो भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। इस वजह से शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। सर्दियों में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है और इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्रों के ऊपर बहती हैं, ठंडी हवाएं। और ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है और वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है और इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं और नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस वजह से भारत में वर्षा होती है, नहीं तो हमारे भारत में
वर्षा ना होती, शुष्क रहता हमारे यहाँ का, वर्षा कम होती। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रवाह में रहता है और इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। अब जेट धाराएं समझें। जेट धाराएं लगभग 27 अंश से 30 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, यानी 27 अंश से 30 अंश उत्तरी अक्षांशों पर ये बहती हैं और इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं और इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, यानी पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ बनते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है और एक पूर्वी जेट धारा, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में महाद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 अंश उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। तो अब हम जेट धारा समझ लें। क्या है जेट धारा? जेट धारा ये संकरी पट्टी में स्थित, यानी ज़्यादा चौड़ाई में नहीं बहती हैं, ये संकरी पट्टी में बहती हैं, स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर की से भी अधिक ऊंचाई पर ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं ये, और इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी सर्दियों में इनकी गति और तेज हो जाती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है, उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। अब समझें पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है, यानी भूमध्य सागर के क्षेत्र से पश्चिमी प्रवाह बनता है। पश्चिमी प्रवाह के कारण चक्रवाती विक्षोभ बनता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं और देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या तटीय यानी समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों को? क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना है? क्योंकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो ये तटीय क्षेत्र पर जो ये बसे हुए हैं नगर, यहाँ पर काफ़ी विनाश की स्थिति बन जाती है वर्षा के कारण। अब समझिए मानसूनी पवनें। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने, इसको कहते हैं उत्क्रमण, यानी पवन के बहने की दिशा जब उलट जाती है, इसके कारण उन्हें लाभ हुआ क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। क्योंकि पहले मशीनें नहीं थी नाव में, पानी हवा के बहाव के साथ ही जो नाव थी वो चलती थी। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 अंश उत्तर एवं 20 अंश दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की, यानी स्थल भाग और जल भाग दोनों के गर्म एवं ठंडे होने की विभेद्री प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग
पर निम्न दाब, स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। और दूसरा, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है और यह विषुवतीय गर्त है, जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 अंश उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 अंश दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। और इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है गर्मियों में, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है, यानी तेज हवाएं चलने लगती हैं। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। अब अंततः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र समझें। ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है और यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं और यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। और डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर 12 अंश 30 दक्षिण अपॉन 131 अंश पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 अंश दक्षिण अपॉन 149 अंश पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान, यानी जो पूर्वानुमान लगाया जाता है इसी से लगाया जाता है, के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है, यानी ज़्यादा नहीं है दाब का अंतर, तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम वर्षा होगी तथा विलंब से आने वाला मानसून रहेगा। एल नीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एंसो एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो का मतलब है ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को, यानी ठंडी जलधारा के स्थान पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइट्स को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। तो बच्चों, मानसून का आगमन एवं वापसी ये टॉपिक हम कल समझाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।